हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जैसे ही ना जनवरी का एंड आता है या फरवरी की स्टार्टिंग की तरफ हम जानते हैं, तब हमारे दिमाग में आता है कि यार बजट आने वाला है। 1 फरवरी को आप जानते हो इस बार बजट आ भी रहा है, राइट। पर एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट या इवन एज अ कॉमन मैन, हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर बजट में होता क्या क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो एक बजट को बनाने के लिए यूजफुल होते हैं, बजट के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स देखे जाते हैं, ये आखिर जो कैपिटल सीट, रेवेन्यू सीट, इनका आखिर मतलब क्या होता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो आज के सेशन का उद्देश्य यही रहेगा कि आज हम पूरा बजट को अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर बजट बनता कैसे है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं, उनका आखिर मीनिंग क्या होता है। क्योंकि बजट के स्टैटिक पोर्शन से यूपीएससी ने बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं। अब ये तो आज हम डिस्कस करेंगे ही। एंड आप जानते हैं कल यानी कि 31 जनवरी को क्या आएगा, हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा। तो कल हम उस इकोनॉमिक सर्वे की भी चर्चा करेंगे। एंड परसों यानी कि 1 फरवरी को जब हमारे सामने बजट आ जाएगा तो उसकी भी हम डिटेल्ड वीडियो एक ले आएंगे, ताकि आपको बजट के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी हो जाए। तो आज हमें बजट का स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं बजट के स्टैटिक पोर्शन को अंडरस्टैंड करके। देखो, मैं अगर बात करूं आखिर बजट होता क्या है, तो आपका ना फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है। कहने का अर्थ क्या है फिस्कल पॉलिसी का? देखो, सरकार कुछ जगह पे पैसा खर्च करती है, कहीं से पैसा कमाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सरकार के टैक्सेस की, तो सरकार के लिए टैक्स क्या हुआ? सरकार के लिए टैक्स ये इनकम का सोर्स हुआ, उसकी कमाई का एक साधन हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से सरकार का बहुत सारा खर्चा भी होता है, उसका एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, स्पेंडिंग आप कह सकते हो। तो जब मैं बात करता हूँ बजट की, तो बजट के माध्यम से यही टैक्सेस के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी मिलती है। तो यानी कि सरकार का फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का एक तरीका बन गया, दैट इज नोन एज बजट। अब अगर आप अपना संविधान खोलकर बैठेंगे ना, आपको ये बजट शब्द कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं ना, ये संविधान का, ये आपका आर्टिकल 112, आपको बजट शब्द कहीं नहीं यूज करता हुआ देखने को मिलेगा संविधान के अंदर। उसकी जगह के ऊपर जो वर्ड यूज्ड है, दैट इज एएफएस, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पर टर्मिनोलॉजी समझो क्या लिखा हुआ है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर इन दैट पार्ट रेफर टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पे एक वर्ड यूज किया है कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब रखेंगे आपका जो बजट होता है। पर आप बोलेंगे सर वो तो फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं। बिल्कुल, जो फाइनेंस मिनिस्टर रखती है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। एंड यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2024 में पूछा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे बजट को प्रेजेंट करती है। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया ये जो आपका बजट होता है ना, ये दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में यहाँ पे उनके सामने रखा जाता है। आई अंडरस्टैंड कि जब बात होती है बजट की, तो पैसा जो है वो लोकसभा का प्रेरोगेटिव है, नो डाउट अबाउट इट। पर उसको प्रेजेंट दोनों हाउसेस के सामने किया जाता है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहां पर आप जानते होंगे कि जब मैं बात करता हूं आपके एक्सपेंडिचर की, आपके खर्चों की बात करते हैं सरकार का, तो आपने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है कि खर्चे भी दो तरह से हो सकते हैं। या तो आपका एक्सपेंडिचर चार्ज होता है, राइट, एंड दूसरा होता है आपका जो एक्सपेंडिचर मेड। कुछ ऐसा खर्चा होता है जिसके ऊपर वोटिंग नहीं होती, उसको हम बोल देते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। जैसे प्रेसिडेंट साहब की सैलरी हो गया, आपके जजेस की सैलरी हो गया, राइट। इस तरह के कुछ खर्चे होते हैं, उनको हम चार्ज एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, जिनके ऊपर वोटिंग नहीं होती। बाकियों के ऊपर जिन पे वोटिंग होती है वो मेड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यही सारी चीजों को हम बजट कह सकते हैं, जहां पर रेवेन्यू यानी कि आपका इनकम हो गया, और आपका एक्सपेंडिचर, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बहुत सारी सरकार की जो अलग अलग स्कीम्स होती हैं उनका हमें जानकारी मिलती है। तो एक तरह से पूरा एक खाता बन जाता है। आई होप बजट का बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज आपके दिमाग में आएगी, सर आखिर ये बजट बनाता कौन है? क्या ऐसा है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो सारा का बजट अपना खुद लिखती हैं? ऐसा नहीं होता। दरअसल में हमारी, जब मैं बात करता हूं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, अगर मैं मंत्रालयों की बात करूं, तो आप जानते हो हमारे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय जो है, बिल्कुल सही बात है। वित्त मंत्रालय के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो आप नोटिस कर पाओगे ये टोटल 6 डिपार्टमेंट्स आपको आज के समय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। पहला आपका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर।
एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एक आपका डीपम के नाम से है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। उसके अलावा आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हो गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब मैं बात करता हूं बजट की, तो बजट के लिए जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। दरअसल में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की भी ना आगे आगे डिविजन है। तो जो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की जो बजट डिवीजन है ना, वही बजट को बनाती है। तो कल को यह भी सवाल आ सकता है कि दरअसल में कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो बजट डिवीजन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बजट को बनाने के लिए। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ये टोटल 6 डिपार्टमेंट इस तरह से हमें देखने को मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले समझते हैं कि यार आखिर बजट में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, मैंने आपको एक चीज समझाई कि बजट है क्या। बजट सरकार के लिए यही तो है कि भाई कितना पैसा कहां से आ रहा है एंड कितना पैसा आप कहां पे खर्च कर रहे हो। यही तो मुद्दा होता है ना। तो इसको ही प्रेजेंट करने का ना अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। ये जो आपके सामने टर्मिनोलॉजीज आप देख पा रहे हो, रिसीट्स, आपका एक्सपेंडिचर, आपका कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू सीट, इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब बहुत बच्चों को इन टर्म से बहुत ज्यादा डर लगता है, पर आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, एंड आई एम श्योर ये वाली चीज आप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी के अंदर। बस 5 मिनट में आपकी टेंशन चाहूंगा। अगर आपने 5 मिनट अटेंटिवली सुन लिया तो आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपकी ना फैमिली की बात करते हैं। मैंने क्या कहा? आपकी फैमिली की बात करते हैं। और मैंने आपको बोला कि यार आपकी फैमिली की इनकम है 500 रुपए। कितनी इनकम है? 500 रुपए। चलो ठीक है। आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि अगर आपकी फैमिली ने 500 रुपए कमाए होंगे तो कहां कहां से आ सकते हैं? सोच के बताओ एक बार। आप बोलोगे सर ठीक है 500 रुपए आए हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। लेट्स से कोई ऐसा हो आपकी फैमिली के अंदर जो कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर आपका कहीं से जॉब करता हो कहीं पे। वो एक तरीका हो सकता है कि कोई जॉब हम कर रहे हैं एंड वहां से हर महीने यहाँ पे हमें सैलरी आती हुई देखने को मिल जाती है। सही बात है। और कहाँ-कहाँ से पैसा आ सकता है? और आप कह सकते हो कि सर पैसा हमें और भी तरह से आ सकता है। जैसे लेट्स से अगर मैं बात करूँ, तो हमारी कोई दुकान हुआ करती थी, हमारा कोई घर था, हमारी कोई ज़मीन थी, हमने उसको बेच दिया, तो वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, राइट? तो पैसा कमाने के तो ये अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है? उसी तरह से मैंने बोल दिया यार आपकी फैमिली का भी कुछ खर्चा है, मान लो मैंने बोल दिया ₹500 ही खर्चा है। तो उस केस में क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कहाँ-कहाँ आप पैसा खर्च करते हो? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। पैसा खर्च हो सकता है आपका, लेट्स से घर में सब्जियाँ चाहिए हो सकती हैं, घर में फ्रूट्स चाहिए हो सकते हैं, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, ठीक है? कुछ और भी खर्चे हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, आपका खर्चा ये भी हो सकता है कि आपको कुछ नई दुकान खरीदनी थी, तो आपको एक बहुत बड़ा खर्चा वहाँ पे करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो चीज़ आपकी फैमिली के लिए ट्रू है, वही चीज़ आपकी सरकार के लिए भी ट्रू है। सरकार को भी कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, सरकार को भी कहीं से पैसा आएगा। तो एक्चुअल में ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फैमिली का खर्चा होता है, सेम चीज़ हमारे सरकार के लिए भी, बजट के लिए भी अलग-अलग चीज़ें खर्चे हो सकते हैं, अलग-अलग कमाई के साधन हो सकते हैं। पहले मैं आपको ना थोड़े-से सरकार के आपके खर्चे दिखा देता हूँ कि सरकार खर्चे कहाँ पे करती है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, सरकार का खर्चा क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर, एक तो खर्चा बहुत बड़ा ये होता है कि सरकार के कर्मचारी होते हैं। सरकारी कर्मचारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको सरकार क्या देती है? सैलरी देती है। सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, इस तरह के कुछ-कुछ खर्चे होते हैं सरकार के। बिल्कुल सही बात है। मैं सबके एग्ज़ाम्पल्स दे दूँगा, घबराना नहीं है, पर पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो इस तरह के खर्चे होते हैं और आप नोटिस करोगे यार ये वो वाले खर्चे हैं जो सरकार बार-बार कर रही है खर्चे। मतलब कि अभी इस महीने सैलरी दे दी, फिर अगले महीने दे देंगे, फिर अगले महीने दे देंगे। ऐसे खर्चे रेगुलर बेसिस के ऊपर होते जा रहे हैं। तो सरकार का एक तो खर्चा यहाँ पे होता होगा। इसके अलावा भी कोई बड़े-बड़े खर्चे होंगे? हाँ, बिल्कुल सर, और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सरकार कहीं पे सर सड़क बना रही है मान लो, कुछ ब्रिज बना रही है, या फिर लेट्स से सरकार ने कुछ ज़मीन खरीद ली, लैंड बाइंग, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। ये सारे क्या हैं? ये सारे बहुत बड़े वाले खर्चे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब ऐसा खर्चा है जो मतलब बार-बार नहीं हो रहा। समझ रहे हो? रोड एक बारी बना दी, उसके बाद हाँ, गड्ढे-वड्ढे आएँगे वो बात अलग चीज़ है। पर एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर दिया, एक बार अपना एसेट क्रिएट कर दिया।
आर यू गेटिंग दीज थिंग्स? ये बहुत बड़े वाले खर्चे हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब सरकार की सर कमाई कहाँ से हो सकती है? कुछ उनका भी एक आइडिया देंगे क्या? बिल्कुल देंगे। सरकार की कमाई के साधन क्या हो सकते हैं? आप बोलोगे यार सरकार की सर कमाई तो एक बहुत मैसिव लेवल के ऊपर टैक्सेस की फॉर्म में होती है। होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। टैक्सेस फॉर्म में कैसे? अरे भाई आप लोग पैसा कमाते हो, चलो आप नहीं कमाते, मैं कमाता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स सरकार को। ठीक है, आप भी देते हो, आप ये मत सोचो कि मैं नहीं देता। अरे आप लोग भी जीएसटी पे करते हो नहीं करते हो? बहुत सारे, आप कहीं पे खाना खाने जाते हो वहां पे जीएसटी लगता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको भी कभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये टैक्स जाता किसको है भाई? ये सरकार को ही तो जा रहा है। तो क्या सरकार के लिए आपका चाहे इनकम टैक्स हो गया या आपका जीएसटी हो गया, क्या ये सरकार की कमाई नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है सर, सरकार की कमाई है। और क्या चीजें हो सकती हैं सरकार की कमाई के अंदर? और क्या चीजें हो सकती हैं? एक बहुत बड़ी चीज सरकार की कमाई होती है, पता है क्या? सरकार बहुत सारे अलग अलग पीएसयूज को कई बार बेचती है। देखा होगा ना आप लोगों ने, सरकार ने इसको बेच दिया, उसको बेच दिया, बहुत सारी संस्थाओं को सरकार कई बार बेचती है। तो जब भी सरकार इस तरह से अपने कोई एसेट को सेल करती है, वो भी तो एक खर्चा, खर्चा नहीं, वो भी तो एक सरकार के लिए कमाई का साधन हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप ना, मैंने बस एक एक एग्जांपल दिया, अभी मैं और एग्जांपल दे दूंगा, पर क्या आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि सर इधर आपने वो चीजें लिखी हैं इस साइड के अंदर, मतलब ये वाली साइड के ऊपर, या इसको थोड़ा मैं अलग कलर से बना देता हूं, कि इस साइड के ऊपर सर आपने वो वाली चीजें लिखी हुई हैं जहां से सरकार का एक्सपेंडिचर होता है, राइट? एंड इस साइड आपने वो चीजें लिखी हैं जो सरकार के लिए कमाई का साधन बनती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। पर क्या आप नोटिस कर पा रहे हो कि यार ये वाले भी ना, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, तो ये आपके सरकार के वो वाले खर्चे हैं। कौन से वाले खर्चे हैं? जो सरकार को रिपीटेडली करने पड़ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे करने पड़ रहे हैं। पर ये वाले जो खर्चे थे, ये वैसे नहीं है, ये बड़े खर्चे हैं पर रिपीटेडली नहीं हो रहे। उसी तरह से अगर मैं बात करूं सरकार की कमाई की, ये सरकार की कमाई रेगुलर बेसिस पे आ रही है, ये वाली कमाई कभी कभी आएगी जब सरकार ने वो चीज बेची होगी। तो फर्क समझ पा रहे हो कि हाँ, कमाई के साधन है, आपके खर्चे के भी खर्चे भी अलग अलग जगह पे आप कर रहे हो, पर खर्चों में भी अलग अलग टाइप्स है। बात समझ गए? अब इनके थोड़े नाम भी मैं आपको समझाऊंगा, पर आई एम श्योर आप लोगों को ना मैंने कई बार एसेट और लाइबिलिटी का मतलब समझाया हुआ है। एक्चुअल में होता पता क्या है? जैसे मान लो ये मेरा फोन है मेरे सामने, ये मेरा है। किसका है? मेरा है, तो ये मेरा एसेट हुआ। समझ रहे हो? ऐसे ही मान लो सरकार ने एक सड़क बनाई, तो कहीं ना कहीं वो सरकार ने क्या कर दिया? वो सरकार ने एक एसेट क्रिएट कर दिया। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कोई चीज किसी की होती है ना, ओनरशिप होती है, तो उस चीज को हम उस चीज का एसेट बोल देते हैं। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि जब ना सरकार ने यहां पर सड़क बनाई, ब्रिज बनाया या कोई जमीन खरीदी, सरकार ने क्या किया? अपना एसेट क्रिएट किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। पर इस केस में मुझे बताओ, जब मैं बात कर रहा हूं सैलरी या पेंशन की, क्या सरकार ने जब ये खर्चा किया तो क्या कोई सरकार का एसेट क्रिएट हुआ? अरे नहीं सर, सरकार के एम्प्लॉइज थे, सरकारी मुलाजिम थे, सरकार ने उसको यहाँ पे पेंशन दी या सैलरी दी, एंड अकॉर्डिंगली बस बात खत्म। कोई एसेट तो क्रिएट नहीं ना हो रहा। तो दरअसल में ना यहाँ पर ये वो वाला खर्चा है जहां पर एसेट के ऊपर या लाइबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। उसी तरह से यहां पर आप देखो, जब मैं कमाई की बात कर रहा हूं, अब कमाई के अंदर यहां पे मैंने बोल ही दिया कि सरकार ने अपनी जमीन बेची या सरकार ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेची, पीएसयू बेचा, तो सरकार ने एसेट को सेल किया। तो कहने का अर्थ पता क्या है? यहां से सरकार की कमाई हो रही है, एंड यहां पर भी आपका एसेट और लाइबिलिटी में बदलाव आ रहा है। पर यहां पर अगर हम बात करें टैक्सेस के अंदर, यहां पर आपने सरकार को टैक्स दे दिया, बात खत्म। कोई एसेट कोई लाइबिलिटी थोड़ी क्रिएट हुई। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना एसेट पे कोई इंपैक्ट आया, ना लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट आया। तो क्या आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि हमने सर सरकार की कमाई के साधन भी देखे, सरकार के खर्चे भी हमने यहाँ पे देखे, पर हमने ये नोटिस किया कि भाई सरकार की कमाई के अंदर भी दो टाइप्स थे। एक ऐसी टाइप जिसके अंदर एसेट के ऊपर कोई इंपैक्ट आ ही नहीं रहा, एक ऐसी टाइप जहां पर एसेट या लाइबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ सरकार के खर्चों की, तो सरकार के खर्चे भी दो तरह से थे। एक ऐसे खर्चे जहां पर हमें एसेट और लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा, वेयर एज कुछ ऐसे खर्चे भी थे जहां पर एसेट और लाइबिलिटी पे इंपैक्ट दिख रहा है। अब बस इनके नाम होते हैं। अगर तो मान लीजिए, लेट्स से, अगर एसेट लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो इस चीज को हम बोल देंगे क्या? रेवेन्यू। समझ गए?
और क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये इनकम है ना, तो यहाँ पे इनकम के लिए वर्ड यूज होता है रिसीट्स। रिसीट वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इनकम है, मतलब एक तरह से यहाँ पे पैसा आ रहा है, या रेवेन्यू से पैसा आ रहा है, राइट। और यहाँ पे इसलिए मैंने रेवेन्यू क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि यहाँ पे एसेट के ऊपर कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर जहां बात करूं एसेट सेलिंग की, तो एसेट के लिए जब वर्ड आएगा तो वर्ड आएगा कैपिटल, एंड क्योंकि पैसा आ रहा है तो मैं वर्ड यूज कर दूंगा इसके साथ रिसीट्स। अगर मैं इधर बात करूं, यहां पे नोटिस करो एसेट के ऊपर बदलाव आया, आंसर इज यस, तो इसका नाम पर क्या पड़ेगा, कैपिटल। पर क्योंकि ये खर्चा है तो इसको हम बोल देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी तरह से यहां पर मैं ऊपर की बात करूं, यहां पर क्या एसेट लायबिलिटी में बदलाव आया, नहीं आया, तो वर्ड यूज होगा यहां पे रेवेन्यू, एंड क्योंकि खर्चा था तो वर्ड आएगा एक्सपेंडिचर। क्या ये टर्म्स आपको समझ आई? मैं जस्ट एक बार समराइज कर देता हूं। एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा जेब से बाहर जाना, रिसीट का मतलब पैसा जेब में पाना। समझ गए हो? तो अगर रिसीट का वर्ड यूज है ना, आप बस ये देखो कि सरकार को पैसा मिल रहा है, अगर आंसर है हाँ तो आप उसको रिसीट बोल दोगे। एसेट बेचा, पैसा आया, रिसीट, हाँ। टैक्स से सरकार को पैसा आया, हाँ, तो वर्ड यूज हो गया रिसीट। रिसीट का मतलब सरकार की जेब में पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार की जेब से पैसा जा रहा है। और बात अगर मैं बात करूं रेवेन्यू और कैपिटल की, ये वर्ड कैसे यूज करेंगे, रेवेन्यू तब यूज करेंगे जब एसेट और लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, अगर इंपैक्ट आ रहा है तो वर्ड यूज हो जाएगा कैपिटल। और एक समझ आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल सड़क बनाई सरकार ने, सड़क बनाई सरकार ने, तो सरकार का पैसा खर्च हुआ, तो वर्ड तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। साथ में क्या हुआ, सड़क बनाने की वजह से सरकार को एसेट क्रिएट हुआ, तो एसेट में बदलाव आया, बिल्कुल आया, तो वर्ड यूज हो जाएगा आगे कैपिटल। बस इस तरह से आप कोई भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो टैक्स की बात थी, टैक्स सरकार को मिला, सरकार को टैक्स मिला, मिला मतलब सरकार की जेब में पैसा आया, पैसा आया तो आपका क्या हुआ, रिसीट, रिसीट तो हुआ, पर क्या एसेट लायबिलिटी में कोई बदलाव आया, नहीं आया, तो वर्ड यूज हो जाएगा यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट। यही आपकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो बजट के अंदर बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। बट आई होप जितनी क्लैरिटी से मैंने समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, आप वो चीज समझ पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा ना इसके बजट के इस तरह से टाइप्स बन जाते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपका कोई डाउट रहे ही ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह रहा था ना, आपके बजट के अंदर एक हो गया आपका रिसीट, रिसीट मतलब पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जेब से बाहर जा रहा है। अब इसके अंदर भी ना रिसीट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक होगी रेवेन्यू वाली रिसीट, एक होती है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू का मतलब क्या था, रेवेन्यू का मतलब एसेट और लायबिलिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, कैपिटल का मतलब एसेट और लायबिलिटी में बदलाव आ रहा है। सेम चीज आप एक्सपेंडिचर के लिए, यहां पर भी रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू का मतलब एसेट लायबिलिटी में नो चेंज, कैपिटल का मतलब एसेट या लायबिलिटी में कोई चेंज आया। कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे टैक्स रिसीट्स होती हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, टैक्स रिसीट्स होगा तो बिल्कुल। उसके अलावा कुछ आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स भी हो सकती हैं। मान लो जैसे आप एग्जांपल समझो, मान लो आपने आपने ना चालान कटवा लिया, ठीक है, आप बाइक पर जा रहे थे या जैसे भी जो भी आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, तो चालान कट गया आपका। पैसा किसको जा रहा है, सरकार को जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो क्या सरकार को पैसा मिला, आंसर इज यस, मिला, तो रिसीट तो हुआ, नो डाउट अबाउट इट। पर क्या वहां पे कुछ एसेट लायबिलिटी में चेंज आया, नहीं, कोई चेंज नहीं आया। तो आपके नॉन टैक्स रिसीट्स भी कहाँ आएंगे, वो भी आपके यहाँ यहीं पे आएंगे रेवेन्यू सीट के अंदर। आप लोग कई बार अपना सर्टिफिकेट बनाते हो, कुछ कुछ भी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ इस तरह से सरकार से आप अलग अलग सर्टिफिकेट बनाते हो, कुछ छोटी मोटी पेमेंट होती है वहां पे, बिल्कुल होती है। अरे ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो, पेमेंट करते हो सरकार को, बिल्कुल। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया आपने, बिल्कुल सरकार को पैसा पे किया, पैसा पे किया, सरकार को पैसा मिला, तो सरकार के लिए क्या हुआ, रिसीट हुआ, पैसा आ रहा है, और कोई एसेट लायबिलिटी भी चेंज नहीं आ रहा, तो बिल्कुल वो चीज भी क्या है, वो भी आपकी नॉन टैक्स रिसीट है, जो कि आपकी रेवेन्यू शिफ्ट में आ जाएगी। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसीट की, तो यहां पर एक इन्होंने कुछ कुछ टाइप्स दी हुई हैं। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बता ही दिया, सरकार कुछ बेच रही है, राइट, तो सरकार कुछ बेच रही है, तो सरकार के बेचने की वजह से सरकार को पैसा मिल रहा है, मिल रहा है मतलब रिसीट, सही बात है। एंड प्लस एट द सेम टाइम सरकार का एसेट था ना, सरकार की वो कंपनी थी, सरकार का एसेट था, वो एसेट बिक गया, तो एसेट में कम हो गया, एसेट खत्म हो गया वो, या तो या कम हो गया, तो एसेट लायबिलिटी में बदलाव आया, बिल्कुल। इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका, कैपिटल रिसीट होगा। रिसीट मतलब पैसा आ रहा है, कैपिटल का मतलब एसेट लायबिलिटी में बदलाव, दैट इज इट। उसी तरह से मान लो सरकार ने पैसा उधार लिया, सरकार ने पैसा बोरो किया। अब सरकार ने अगर पैसा बोरो किया, कहीं से आप उधार ले रहे हो, मैंने किसी और से उधार लिया, तो क्या मेरे पास पैसा आया, आंसर इज यस, बिल्कुल आया। भले ही पैसा मैंने 10 लाख किसी दोस्त से उधार ले लिया, तो मुझे रुपया तो मेरी जेब में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, तो हुआ तो ये रिसीट, क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है तो रिसीट तो हो गया। पर क्योंकि मैंने उस बंदे से पैसा उधार लिया हुआ है, तो मुझे फ्यूचर में वो पैसा रिटर्न भी करना पड़ेगा,
तो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी बन चुकी है उस पैसे को रिटर्न करने की। अब लाइबिलिटी में बदलाव आया, एसेट लाइबिलिटी में कुछ चेंज आता है, तो क्या डालते हैं उसको सर? कैपिटल ही तो बोलते हैं। तो पैसा आ भी रहा है बोरोइंग से, तो रिसीट है, और क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई है मेरी, तो इसलिए कैपिटल रिसीट हो गया। रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन्स की रिकवरी, उस केस में क्या होगा? आपने किसी को लोन दे रखा था, सरकार ने किसी को लोन दे रखा था, अब वापस आ रहा है वो पैसा, पैसा वापस आ रहा है, मतलब मेरी जेब में पैसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो रिसीट में तो होगा बिल्कुल। और क्योंकि लोन आपने रिकवर कर लिया, आपने किसी को लोन दिया हुआ था, आपका एसेट था, अब वो रिकवर हो चुका है, तो आपका एसेट कम हो जाएगा। एसेट कम हो गया सर, एसेट में बदलाव आया, बिल्कुल आया, तो आपका रिकवरी ऑफ लोन्स भी कैपिटल होगा। रिसीट था क्योंकि पैसा मिल रहा था, आपका रिकवरी ऑफ लोन्स के अंदर एसेट आपका कम हो चुका है, एसेट में चेंज आया है, तो रिकवरी ऑफ लोन्स विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन। बाकी देख लो यार, थोड़ा सा इसको और पढ़ लो, ठीक है? रेवेन्यू के केस के अंदर होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप नोटिस करना, इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। आप कोई भी रेवेन्यू वाला टर्म देखो ना, जैसे टैक्स रिसीट हो गया, नॉन टैक्स रिसीट हो गया, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट वाली चीजें हैं। एक ही साल के अंदर जनरली हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, बार बार ये चीज होती है, रेकरिंग होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई कि जब भी आप वर्ड यूज करोगे रेवेन्यू का, तो उसका अर्थ क्या होगा कि वो एसेट या लाइबिलिटी के अंदर कोई बदलाव लेकर नहीं आता है, यही अर्थ होता है आपके रेवेन्यू का। गेटिंग इट? तो टैक्स रेवेन्यू के अंदर आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, जैसे आपका इनकम टैक्स, आप पैसा कमाते हो, इनकम आपकी सरकार उसके ऊपर टैक्स लेती है, तो वो डेफिनेटली डायरेक्ट टैक्स है। इसी तरह से आपकी कंपनीज कमाती हैं पैसा, तो वो क्या है? कॉर्पोरेशन टैक्स है, वो भी यहाँ पे पे करती हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप यहाँ पे जो पर्सन की जेब से पैसा जा रहा है वही सरकार को पैसा पे कर रहा है, तो इनको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं जीएसटी की, डेफिनेटली ये भी आपके रेवेन्यू रिसीट का ही पार्ट है, पर ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो मैं एक रेस्टोरेंट से खाना खा रहा हूं, इन दी एंड क्या हो रहा है ना, पैसा जो जीएसटी का पे हो रहा है वो मेरी जेब से हो रहा है, पर मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है सरकार को पैसा पे करने की, वो उस होटल वाले की या रेस्टोरेंट वाले की जिम्मेदारी है। तो जेब से मेरी जा रहा है पर जिम्मेदारी किसी और की है, ऐसी चीज को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, कि जिम्मेदारी किसी और की पर पे किसी जेब की और से हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर मेरी ही जेब से पैसा कट रहा है और मेरी ही जिम्मेदारी है उसको जमा कराना। समझ गए? तो ये सारे आपके रेवेन्यू रिसीट के अंदर आ जाते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, बस जैसे पेंशन हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सब्सिडीज वगैरह हो गया, ठीक है? ये सब जो चीजें सरकार पे करती है, तो सरकार की जेब से पैसा जा रहा है, बिल्कुल, तो एक्सपेंडिचर है। एंड क्योंकि ये रेकरिंग है, बार बार हो रहा है, एसेट लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, तो दिस बिकम्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप दिस इज क्लियर ऑल्सो। इसी तरह से कैपिटल रिसीट भी हमने देख लिया। कैपिटल रिसीट का मतलब क्या था? लंबे टर्म के लिए ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, लोन्स दिए जा रहे हैं, वो सब चीजें थी। पैसा मिल रहा है तो रिसीट है, पैसा जा रहा है तो आपका एक्सपेंडिचर है। मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड होते हैं, रिपीटेडली नहीं होता ये आपका, नॉन रेकरिंग, ऐसा नहीं है कि बार बार हुए जा रहा है। इससे या तो आपके एसेट की वैल्यू बढ़ती है, मतलब रिसीट के अंदर, या फिर आपके एसेट की वैल्यू कम होती है, या फिर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लोन लिया, सरकार ने लोन लिया, तो सरकार ने लोन लिया था, तो सरकार को पैसा मिला, बिल्कुल मिला, तो सरकार के लिए क्या हो गया? रिसीट तो हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। पर क्योंकि सरकार को अब ये लोन वापस भी करना पड़ेगा, इनको रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाइबिलिटी आ चुकी है सरकार के ऊपर, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए लोन जो होता है वो अपने आप में डेट क्रिएटिंग आपका रिसीट देखने को मिल जाएगा। कई बार आपने कुछ बेच दिया अपना, सरकार ने अपना एसेट बेच दिया, अपनी कंपनी बेच दी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सरकार को पैसा मिल रहा है बेचने के ऊपर, पर सरकार का जो एसेट था वो कम हो जाता है, तो उसकी वैल्यू एसेट की डिक्रीज हो जाती है, तो वो भी आपका क्या है? वो भी आपका कैपिटल रिसीट ही है, बस वो नॉन डेट वाला है, क्योंकि डेट वाली बात थोड़ी है, डेट वाली बात तो यहां आ गई थी, ये नॉन डेट वाली है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार खर्च कर रही है और अपना एसेट लाइबिलिटी में कोई बदलाव आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, सरकार ने कोई जमीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा मतलब सरकार का खर्चा हो रहा है। एंड यहाँ पर डेफिनेटली सरकार के एसेट भी तो बन रहे हैं, जमीन बनाने की वजह से सरकार का वो एसेट हो गया। डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स कम अंडर कैपिटल वाला अकाउंट, राइट? अब देखो यार, ये बातें तो होगी सारी, ये तो सारी टर्मिनोलॉजीज मुझे बताया कि आप लोगों ने समझ ली होंगी, अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी चीजें समझ आ गई होंगी। अब दिक्कत एक और आती है कि यार बजट किस किस तरह के होते हैं। देखो, एक चीज होती है आपकी सरप्लस बजट। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि सरकार या तो पैसे कमाती है और सरकार पैसे खर्च करती है। सिंपल सी चीज है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो सरकार 500 रुपया कमा रही है, पर सरकार का खर्चा है लेट्स से 600 रुपए,
क्या मैंने बोला? मैंने बोला सरकार कमा रही है 500 रुपए पर खर्च कर रही है 600। तो यहाँ पर पता क्या होगा? यहाँ पर आपका जो खर्चा था वो ज्यादा हो गया, कमाई कम है आपकी, खर्चा ज्यादा है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये तो वो वाली सिचुएशन आ गई। बिल्कुल, कमाई कम खर्चा ज्यादा, ऐसी चीज को हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट मतलब घाटा हो गया है। आप सोचा ना यार कि एक बार कि हुआ क्या है, कमाई 500 रुपए थी, खर्चा आपने 600 रुपए का कर दिया, तो घाटा तो हुआ ना 100 रुपए का। बिल्कुल, अब बच्चों के दिमाग में डाउट ही आता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, कमाई 500 है हमारी फैमिली की, खर्च हम 600 रुपए करे जा रहे हैं, ये 100 रुपए कहाँ से आएगा? अरे ये 100 रुपए कुछ नहीं, आप उधार लोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो आपका घाटा होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको उधार लेना पड़ता है, तब जाके आप उस घाटे को फिल करते हो। ऐसी चीज को बोलते हैं हम डेफिसिट बजट। इसी तरह से आपका सरप्लस बजट होता है, जहां पर आप कमाते खूब हो, आप खर्चा कम करते हो, ठीक है, इनकम इज मोर देन द एक्सपेंडिचर, उसको हम बोल देंगे सरप्लस बजट। एंड अगर मान लो दोनों को दोनों सेम हो जाए, जितनी कमाई उतना ही खर्चा, ऐसी चीज को हम बोल देते हैं क्या? ऐसी चीज को हम यहाँ पे बैलेंस बजट बोल देते हैं। आई होप दिस मेक सेंस टू एवरीवन। ठीक है, ये रही ये बात। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि सर इंडिया में क्या होता है? क्या इंडिया में हम खूब पैसा कमाते हैं और खर्चा कम करते हैं, या आप दोनों बराबर हैं, या फिर हम कमाई कम करते हैं और खर्चा ज़्यादा करते हैं? सोचो एक बार, 10 सेकंड सोचो, बताओ मुझे। आंसर बहुत ही सिंपल है, हम ये वाला बजट है, डेफिसिट बजट। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, हमारे यहाँ कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है? हाँ जी बिल्कुल, होना ही पड़ेगा इंडिया में अभी के लिए। ऐसा क्यों सर? अरे मुझे बताओ यार, सरकार कमा कहाँ से रही है? अभी सारे देखे ना कि सरकार टैक्सेस वगैरह से कमाती है, और कुछ कुछ तरीके देखे हमने कमाने के। सरकार अपने कंपनीज बेचती है, पीएसयू वगैरह, उससे पैसा कमाती है। खर्चे भी तो बहुत सारे हैं, सरकार इतनी सारी स्कीमें चलाती हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? अरे इतने सारे, हमें हेल्थ अपनी इंप्रूव करनी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हमारी चलती है, एजुकेशन के लिए हमें इतने सारे हमें स्कूल्स बनाने पड़ते हैं, उन स्कूलों को मॉडिफाई करना पड़ता है, उनको बेहतर बनाना पड़ता है, अच्छी अच्छी सुविधाएं देनी है। देश में इतनी ज़्यादा गरीबी अभी भी है, उस गरीबी को भी कम करना है, हमें मनरेगा भी चलानी है, बहुत सारी स्कीमें चलानी है। तो इतना सारा कुछ करना है, हमें इतने सारे खर्चे करने पड़ रहे हैं सरकार को, सरकार के मुलाजिम इतने सारे हैं, उनको सैलरी देनी है, उनको पेंशन देनी है, कोई आसान बात थोड़ी है। तो एक्चुअल में भारत में क्या होता है, भारत में हमें एक घाटे वाला बजट देखने को मिलता है, जहां पर कमाई हमारी उतनी नहीं होती पर खर्चे हमारे ज्यादा हैं। और भारत जैसी कंट्री को ना ये जरूरत भी है। ऐसा नहीं हम कर सकते कि मान लो यार कि आप सोचो कि यार सर हमें डेफिसिट बजट पसंद नहीं है, हम बैलेंस बना देते हैं, पर वो अपने आप में बहुत गलत हो जाएगा। अरे देश में बेरोजगारी कम करनी है, तो उसके लिए सरकार को खर्च करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इंडिया को अभी डेफिसिट बजट ही इंडिया का काफी टाइम तक चलेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद जब हम बेहतर हो जाएंगे, मे बी उस टाइम के ऊपर हम कर सकते हैं, पर अभी डेफिसिट बजट भारत की एक जरूरत है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर सरकार को खर्च करना पड़ता है ताकि लोगों की जिंदगियां बेहतर हो, लोगों की जिंदगी सुधरे। अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। आई होप ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज आर प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है सर, अब बात अगर घाटे की हो ही रही है, तो घाटा भी कोई एक तरह का नहीं होता, घाटे भी अलग अलग तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझना इस मुद्दे को, देखो एक पहले पढ़ेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, हाँ ठीक है। देखो एक था, हमने पढ़ा ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल पढ़ा सर। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से हम रेवेन्यू रिसिप्ट अगर ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास बनेगा रेवेन्यू डेफिसिट। समझे इस बात को? क्या मैंने बोला? रेवेन्यू वाले कंपोनेंट का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसमें से रेवेन्यू रिसीट को अगर हम माइनस कर देंगे, तो बन जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब हो गया घाटा, कि रेवेन्यू वाले सेक्शन के ऊपर कितना हमें घाटा देखने को मिल रहा है। वो कैसे निकालेंगे? एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट कर दो, कौन से वाले की? रेवेन्यू की। बहुत ही सिंपल चीज है ये, तो सर कोई मुश्किल वाली बात थी ही नहीं, ये तो बहुत आराम से हम समझ गए। चलो ये बात तो सर समझ आई कि रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, पर मुझे एक चीज बताओ, क्या रेवेन्यू डेफिसिट एक अच्छी चीज है या खराब चीज है? सोचो एक बार, रेवेन्यू डेफिसिट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, कुछ लोग दोनों लिख रहे होंगे कि दोनों होगा। पर आप एक चीज सोचो, एक कंपनी छोड़ो, एक फैमिली के हिसाब से सोचो, मान लो आपके परिवार की रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? एक परिवार के लिए रेवेन्यू डेफिसिट पता क्या होगा? आपके रेवेन्यू वाले खर्चे माइनस रेवेन्यू वाले इनकम। सोचो एक परिवार के हिसाब से कि एक परिवार कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करता है, जहां पे एसेट लाइबिलिटी में चेंज ना आए। आप बोलोगे सर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक परिवार के लिए होगा, हम जो फल फ्रूट सब्जियां, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब भर रहे हैं ना, ये हमारे फैमिली के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू सीट क्या है? आपकी सैलरी, आपकी पूरी फैमिली जो पैसे कमा रही है सैलरीज के माध्यम से, उसको बोलेंगे। अगर मान लो आपके परिवार की सैलरी, ये सब खर्चे जो फल फ्रूट खरीदने के खर्चे, अगर इनको भी कवर नहीं कर पा रही, मतलब आपकी हालत बहुत खराब है,
इट इज इक्वलेंट टू सेइंग कि आपको ना घर के खर्चे चलाने के लिए, घर के खर्चे मतलब जो आपके सब्जियां खरीदने के लिए, आपके रेंट पे करने के लिए आप उधार ले रहे हो। ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब। और ये चीज सरकार के लिए आप नोटिस करो कि सरकार को भाई अपने मुलाजिमों को सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, उसके लिए सरकार को उधार लेना पड़ रहा है। क्या इससे बुरी बात कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। आपको रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए आपको उधार लेना पड़ रहा है। ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट। इसीलिए बोला जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट इज रियली रियली बैड। अगर मान लो कोई सरकार को ना इस चीज के लिए भी यहाँ पे अपने मुलाजिमों की सैलरी देने के लिए अगर लोन लेना पड़ रहा है, तो ये दिखाता है कि सिचुएशन खराब है। समझ रहे हो? तो रेवेन्यू डेफिसिट एक बुरी चीज है, ये बात तो आप समझ गए। हाँ, कैपिटल डेफिसिट वाली अगर हम बात करें तो वो फिर भी ठीक हो सकता है, क्योंकि वहां पर आप मान लो सड़कें बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, कुछ और ऐसे एसेट बनाने के लिए आप यूज कर रहे हो ना, उसका फायदा लंबे समय के अंदर देखने को मिलता है। हाईवेज वगैरह बन रहे हैं ना, तो वो एक चीज अलग चीज है। पर रेवेन्यू डेफिसिट वाली चीज खराब रहती है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। यहाँ मैंने बताया था डेफिसिट बजट खराब चीज नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे रोजगार पैदा करने हैं तो उसके लिए डेफिसिट बजट होगा। पर रेवेन्यू डेफिसिट होना ये खराब चीज है। ठीक है, तो यहां पर ना एक चीज जो अपनाई गई इसकी जगह, रेवेन्यू डेफिसिट की जगह, वो थी ईआरडी। क्या है सर ईआरडी? रेवेन्यू डेफिसिट के आगे हमने एक वर्ड यूज कर दिया जिसका नाम है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्या मतलब इस चीज का? क्योंकि कई बार पता क्या होता है, कई बार मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया, वो जो पैसा था वो एक्चुअली था वो रेवेन्यू वाला, पर उसको किसी सरकार ने, मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने, उससे कुछ ना कुछ कैपिटल बना लिया। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट तो पता लग गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू शिफ्ट, वो हमें पता लग गया। पर आप नोटिस कर पा रहे हो कई बार मान लो आपने कुछ ऐसा पैसा किसी कैपिटल को क्रिएट करने के लिए, किसी एसेट को क्रिएट करने के लिए लगा दिया, जो दरअसल में क्या था, जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट था। तो उस केस में वो वाली चीज को तो आप नहीं इंक्लूड करोगे ना रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर। तो दरअसल में उसी का नाम बन गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मान लो मैं केंद्र सरकार हूं, केंद्र सरकार ने कुछ पैसा दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट ने वो पैसा कहां पे लगा दिया, किसी कैपिटल को क्रिएट करने के लिए। तो उस चीज को हटाने के लिए, उस चीज के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए यहां पर हम दूसरा टर्म यूज करते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ध्यान बस ये रखना है कि रेवेन्यू डेफिसिट में से आप क्या माइनस कर देते हो, आप कैपिटल मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो कैपिटल एसेट क्रिएट हुआ ना, उसको माइनस कर दोगे। अब ये आपको सही पिक्चर दिखाएगा, ये आपको सही पिक्चर दिखाएगा कि एक्चुअल में आपका एक्चुअल रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दरअसल में हो पता क्या रहा था, सरकारों के ऊपर दबाव चल रहा था। किस बात का प्रेशर? कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट अपना खत्म करो, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट अपने आप में खराब चीज है। पर सरकार ने नोटिस किया यार नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट में कुछ ऐसा कंपोनेंट भी है जो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर उससे बनाए कैपिटल जा रहे हैं, वो तो खराब चीज नहीं ना है। तो खराब वाली चीज को, मतलब जो सही वाली चीज थी, उसको हटाने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हटाने के लिए हमने रेवेन्यू डेफिसिट में से वो माइनस कर दिया, एंड इट इफेक्टिवली बिकम्स ईआरडी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। आई होप दिस इज क्लियर। तो सरकार की अब कोशिश ये रहती है कि भाई इसको मत जीरो करो, मतलब अगर इसको नहीं जीरो होता कोई दिक्कत नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए इसको जीरो करने की, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की, क्योंकि वो वाला कंपोनेंट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का था उससे अगर कैपिटल बन रहा है वो एक अच्छी चीज है। तो उसको मतलब, तो इस ओवरऑल को जीरो करने की बजाय अगर हम यहाँ पे फोकस कर लेंगे ना, तो बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये बात तो समझ आई। अब दो चीजें समझ आ गई, रेवेन्यू डेफिसिट भी, ईआरडी भी समझ आ गया। एक टर्म जो यूज होती है वो होती है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे इसी बात को समझना, मैंने बोला आपको कि भाई आपकी कमाई थी 500 रुपए, ठीक है ना, एक आपकी कमाई थी 500 रुपए और आपका खर्चा है 600 रुपए, 500 प्लस 100, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, ये 500 रुपया टोटल था, जो आपका टोटल क्या था, टोटल आपकी इनकम, और आपका एक्सपेंडिचर था 600 रुपए। तो इसी चीज को हम बोल देंगे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ये आपका खर्चा 600 रुपए का है, आपका टोटल इनकम है 500 रुपए, तो जो आपका 100 रुपए आया वही तो आपका घाटा है। ये होता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब आप में से लोग पूछेंगे, जैसे मैंने अभी बताया भी वैसे, ऑल दो फिर 500 रुपए आपकी कमाई थी, 600 रुपए आपका खर्चा था, तो ये 100 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आया? बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये एक्स्ट्रा पैसा कहीं से नहीं बल्कि आपने उधारी से लिया है। तो दरअसल में ना अगर मैं ये कह दूं कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वलेंट टू बोरोइंग्स, वो भी सेम ही बात है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी हमें समझ आ गई। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट चाहे वो ये लिखे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, या फिर आपका बोरोइंग्स लिखे, वो भी सेम ही बात है। ठीक है सर, ये बात तो समझ आई। पर ये नीचे वाली चीज क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे समझना इस मुद्दे को। जैसे मान लो एक एग्जांपल समझना, मान लो ना मैंने कहा क्या, मैंने क्या कहा, मैंने कहा लोन। सरकार ने मान लो लोन लिया कहीं से, क्या लिया, सरकार ने कहीं से लोन लिया, मान लो किसी पार्टी से मैं लोन ले रहा हूं। अब लोन क्या है, आप बोलोगे सर लोन लिया,
लोन लिया मतलब पैसा सरकार की जेब में आया, तो नो डाउट इट इज अ रिसीट। पैसा सरकार की जेब में आ रहा है तो रिसीट तो है। कैसी रिसीट है? क्या इससे एसेट लाइबिलिटी में कोई इंपैक्ट आया? हाँ बिल्कुल आया। मेरे ऊपर, सरकार के ऊपर एक लाइबिलिटी बन गई इस पैसे को रिटर्न करने की, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? ये सर हो जाएगा कैपिटल रिसीट। सही बात है, कैपिटल रिसीट है, इसमें कोई डाउट की बात तो है नहीं। पर आप एक चीज नोटिस करो, सरकार ने मान लो 1 लाख का लोन लिया, तो क्या मैं ये कह दूं कि यार ये सरकार की इनकम है? अब आप बोलोगे नहीं सर, इनकम थोड़ी कह सकते हैं इसको, इनकम कहना तो गलत चीज हो जाएगी। इट इज लाइक सेइंग कि भाई मेरी सैलरी जहां मैं काम करता हूँ 1 लाख रुपए कमाता हूँ महीने का, और मैंने लोन ले लिया 5 लाख का, तो मेरी सैलरी 6 लाख होगी। ये सेंस बनती है इस बात की? फिर तो आप लोन लेते रहो लेते रहो लेते रहो, आपको आपकी इनकम करोड़ों में हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये लोन को हम इनकम नहीं कह सकते। हाँ पैसा आ रहा है, रिसीट है आपका, कैपिटल रिसीट है, ये बात में कोई डाउट नहीं है, पर इसको इनकम क्या देना, ये तो गलत बात हुई ना। और दरअसल में अगर आपको ये वाली स्लाइड याद हो जो अभी हमने पीछे मैंने डिस्कस करी, तो यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पर ना जो लोन होता है उसको बोलेंगे हम डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। क्या बोलेंगे? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ये क्या हो जाता है? लोन वाली चीज। और इसके अलावा जो चीजें बन जाती हैं उनको बोल देते हैं हम नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। समझ गए क्यों? क्योंकि जो लोन वाली चीज है भाई, ये आपकी कमाई ही नहीं है, दिस इज नॉट एन इनकम। इसको आप कमाई थोड़ी कह मत दोगे, ठीक है? तो एक्चुअल में होता पता क्या है, दरअसल में ना, अगर मैं एक बात करूं आपको, अगर मैं आपको ये बात बताऊं, जैसे आपके कैपिटल रिसीट में आपके 2 हिस्से हो सकते हैं। जैसे मतलब कैपिटल के अंदर आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक हो गया आपका कैपिटल रिसीट, एक हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट्स के अंदर भी आपके 2 हिस्से मैंने कर दिए, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट जिसको मैंने लोन बोल दिया, और एक हो गया आपका इसको छोड़ के नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपको पता ही है। तो होता पता क्या है, जब मैं लिखता हूं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट लिखता हूं ना, तो यहां पर मैं लिखता हूं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। अब जब मैं लिखूंगा टोटल एक्सपेंडिचर, यहां पर क्या आएगा? आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। इनकम की जब मैं बात करूंगा, तो इनकम के अंदर एक तो आपका रेवेन्यू रिसीट हो गया, ये आपकी इनकम है, और दूसरी इनकम क्या आएगी? आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ ये वाली, इसको हम यहाँ पे इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। दरअसल में ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के कॉरस्पॉन्डिंग वो आपको पहली चीज लिखे, दूसरी लिखे, तीसरी लिखे, तीनों के ऊपर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या है फॉर्मूला? पहला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। इसी को आप खोल दोगे ना, एक्सपेंडिचर बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और टोटल इनकम के अंदर एक तो आपका रेवेन्यू रिसीट आ गया, और दूसरा क्या आ गया? नॉन डेट वाला कैपिटल क्रिएटिंग रिसीट। डेट वाले को नहीं लेना क्योंकि वो आपकी कमाई नहीं है। और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? घाटा। घाटे को पूरा कैसे करोगे? उतना पैसा उधार लेके। तो अगर मैं ये कहूं कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के इक्वल होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो सर ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, ये तीनों चीजें भी समझ आ गई, एक चीज और बची है, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। अब ये क्या मुद्दा है सर प्राइमरी डेफिसिट का? ये क्या मुद्दा है सर प्राइमरी डेफिसिट का? देखो प्राइमरी डेफिसिट का मुद्दा भी बहुत आसान है। प्राइमरी डेफिसिट का मुद्दा भी बहुत आसान है। क्या चीज होती है सर प्राइमरी डेफिसिट? समझना है इस मुद्दे को भी। देखो एक्चुअल में मान लो आपको मैं आज फाइनेंस मिनिस्टर बना दूं, या आप लेट्स से आपको मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूं, ठीक है? मान लो, मानने में क्या जाता है, मान लो बन गया आप आज के दिन, ठीक है? अब हुआ पता क्या, आपके पास कुछ पैसा आया, मान लो लेट्स से आपके पास 100 रुपए आए। अब आप बड़े खुश हुए यार, 100 रुपया मिल गया, एक्सेस वैक्सेस के माध्यम से 100 रुपया आपके पास आ गया। अब आपने सोचा यार 100 रुपये को मैं बहुत सारी जगह खर्च कर दूंगा, फिर स्कीम्स बढ़िया बढ़िया लाऊंगा, बेरोजगारी खत्म करूंगा, ऐसे आपके बहुत सारे दिमाग में प्लान्स थे, ठीक है? तो अच्छी बात है, आपको तो खुशी हुई होगी ये सुन के। पर आपको पता सुन के दुख पता कब होगा? आपको रियलाइज होगा कि जैसे ही आप प्रधानमंत्री बने थे ना, आप पे पहली बार थोड़ी बने हो यार, आपके पहली बार कोई फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी बने हो। आपसे पहले बहुत सारी सरकारें जा चुकी है, बिल्कुल जा चुकी है। भाई उन्होंने भी तो पैसा कुछ ना कुछ उधार में लिया होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत पैसा उन्होंने उधार में लिया है। अब भाई आपकी पिछली सरकार ने उधार लिया है, मतलब जितनी भी सरकारें रही हैं सबने उधार लिया है, वो वापस करने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे आपकी है, क्योंकि आप हो फाइनेंस मिनिस्टर, आप हो प्राइम मिनिस्टर, तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो आप रियलाइज करोगे अरे यार मेरे पास तो 100 रुपया आ रहा था,
पर मेरी जेब से 30 रुपए तो ऑटोमेटिकली कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि आपसे पिछली वाली सरकारों ने बहुत सारा लोन दिया हुआ है, उसको रिटर्न भी तो करना है, उसका यहाँ पे ईएमआई भी तो चुकानी है, समझे हो? तो एक्चुअल में आपके पास 100 रुपये नहीं है, एक्चुअल में आपका 70 रुपये ही है। अब आप थोड़े से उदास हो गए कि बस 70 रुपये ही है। हाँ जी। अब कल को ना आप अपनी परफॉर्मेंस इस हिसाब से दिखाने की कोशिश करोगे। अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि यार मेरे पास 100 रुपए थे और देखो मैंने कितना कुछ कर दिया। आपके पास है ही नहीं 100 रुपए, आपके पास है ही 70 रुपए। तो दरअसल में ना जब मैं बात करता हूं आपके प्राइमरी डेफिसिट की, तो प्राइमरी डेफिसिट पता क्यों यूज करते हैं? प्राइमरी डेफिसिट इसलिए यूज करते हैं ताकि जो करंट सरकार ने या करंट ईयर के अंदर कैसा परफॉर्म किया है उसको जानने के लिए। तो होता पता क्या है, जो भी फिस्कल डेफिसिट होता है उसमें से हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द अर्लियर बोरोइंग्स। जितना भी पैसा उधार लिया था उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट हुआ उसको घटा देंगे। वो माइनस करने के बाद हमें पता लगेगा कि भाई आपका घाटा है कितना एक्चुअल में। मैंने एग्जांपल समझाया वो इनकम के रिगार्डिंग था, बट यहाँ पे आप सोचो कि घाटा क्या है। हमें घाटा ये थोड़ी देखना है, ये तो ओवरऑल घाटा है सारी सरकारों का भी। अगर मुझे करंट सरकार के बारे में जानना है ना कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो वाला हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट का घटाना पड़ेगा जो आपसे पिछले सरकारों ने लिया था, उसके जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है उसको हटाने के बाद मुझे पता लगेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया, आपने देश के लिए कितना घाटा प्रोड्यूस किया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको समझ आनी चाहिए थी। आई होप आपको सारी टर्मिनोलॉजीज समझ आ गई होंगी। अब टर्मिनोलॉजी समझ आ गई है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, थोड़े क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और आप लोग ना कोशिश करना है इनको कमेंट्स में आप मुझे बताओ, पर ठीक है मैं भी आपको करवा देता हूँ। बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि एक बार पॉज करके कमेंट्स में आप लोग भी अपने आंसर देने की कोशिश करना। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक ना 24 का क्वेश्चन मैंने डाला नहीं है, मैं आपको ना एक काम करूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है? जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, वहां पर जाकर आप कुछ और एमसीक्यूज में वहां पे डाल दूंगा इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग ही, और भी कंटेंट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके आप मेरे वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे सामने, यहाँ पर कह रहा है कि काफी सारा सर घाटे वाला बजट हमें देखने को मिल रहा है, सरकार के द्वारा क्या क्या एक्शंस लिए जाते हैं ताकि इस घाटे को, इस डेफिसिट को कम करें, घाटा खत्म करना है। अरे आपकी फैमिली में भी डेफिसिट होता है, कैसे आप अपना घाटा कम कर सकते हो? सिंपल सी चीज है, अगर आप अपना कमाई बढ़ा दो और खर्चे कम कर दो, कि घाटा कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो सरकार को क्या करना होगा? सरकार भी यही कर ले, कमाई के साधन बढ़ा ले और खर्चे कम कर दे। तो बस ये देखो, जैसे पहला कह रहा है कि भाई अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर दो। हाँ ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर दिया तो खर्चा कम हो गया सरकार का, खर्चा कम हो गया तो डेफिसिट कम हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भाई नई नई स्कीमें शुरू कर दो। अरे सरकार ने नई नई वेलफेयर स्कीम शुरू कर दी तो सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ाना नहीं है भाई, खर्चा कम करना है, तो ये गलत। तीसरा कह रहा है सब्सिडीज को रैशनलाइज कर दो। यस, सब्सिडीज को रैशनलाइज करेंगे सरकार का खर्चा कम हो जाएगा, दिस इज करेक्ट। चौथा कह रहा है एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री, नहीं ये बात इनकरेक्ट हो जाएगी। तो आपका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली विल बी द राइट आंसर। कुछ एक कॉन्सेप्ट और यहां पर कह रहा है कि भाई ये बताओ कि सरकार के कैपिटल बजट के अंदर क्या क्या आता है। अब मैंने आपको ना कैपिटल बजट वाला चीज सीख सीख कर बार बार बोली है। क्या मैंने बोला? कि भाई अगर आपके एसेट या लाइबिलिटी में कुछ भी बदलाव आए तो वो आपका कैपिटल बजट के अंदर आएगा, यही बोला है। आओ फिर देखते हैं। यहां पर उसने कहा कि भाई आपने खर्चा किया किस चीज के ऊपर? एसेट, 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 एसेट को एक्वायर करने के ऊपर। उसने खुद लिख दिया यार एसेट, कि एक एसेट को एक्वायर करने के ऊपर आपने खर्चा किया। तो क्या एसेट में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कह रहा है कि मान लो फॉरेन गवर्नमेंट से आपने लोन लिया, आप किसी से लोन लेते हो तो आपके ऊपर लाइबिलिटी बनती है कि आप उस लोन को रिटर्न करोगे। तो भाई बिल्कुल लाइबिलिटी में चेंज यहाँ पे आएगा। उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि लोन्स किसी को ग्रांट किए, यहाँ पर भी एसेट लाइबिलिटी बदलाव आएगा। लोन तो आपका एसेट लाइबिलिटी के साथ डील करता ही करता है, क्या इससे कुछ आसान हो सकता है? नहीं हो सकता। जरूरत पता क्या होती है? कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की, टर्म्स का मतलब पता होगा ना, ये क्वेश्चन फट 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 करके सही हो जाएंगे आपके। और देख लेते हैं, यहाँ पूछ रहा है भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस इनमें से कौन कौन से हैं। अब डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जहां पर पैसा मेरी जेब से ही कट रहा है और जिम्मेदारी मेरी ही है उसको जमा कराने की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या था? जैसे जीएसटी, क्या था वो? कि जेब मेरी से कट रहा है पर जिम्मेदारी किसी और की है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लेट्स से वेल्थ टैक्स की या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स की। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या था? एक कंपनी के ऊपर टैक्स लग रहा है एंड कंपनी की ही जिम्मेदारी है, तो भाई ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। उसी तरह से वेल्थ टैक्स भी क्या है? मेरी कमाई है, मेरे ऊपर ही टैक्स लग रहा है, मेरी ही जिम्मेदारी है, तो भाई ये भी डायरेक्ट टैक्स है। अब ये बाकी जो आपकी 2 and 4 है, कस्टमर एक्साइज, ये आपके इनडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा।
आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब थोड़ा जीएसटी की बात ज़्यादा होती है, पुराना क्वेश्चन है, बट आपको आई होप ये मीनिंग समझ आ गया होगा। और देख लें एक क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ना, ये एक्चुअली में आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, पर आप जानते होंगे क्योंकि देखो बजट का मैं पासिंग भी आपको थोड़ा समझा दूंगा कभी और लेक्चर्स के अंदर। बट यहाँ पे पता क्या होता है कि जब मैं बात करता हूँ ना पैसे की बात, तो ऑलवेज रिमेंबर मनी बिलोंग्स टू द पब्लिक, मनी बिल इज द प्रेरोगेटिव ऑफ लोकसभा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर लोकसभा के पास ही सब कुछ होता है तो राज्यसभा के पास पावर्स बहुत ही मिनिमम होती हैं। राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट जरूर होता है आपका बजट, राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट्स भी बता सकती है, पर उन अमेंडमेंट्स को मानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। अगर जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 को देखो, यहां पे स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अगर मान लो राज्यसभा ने अमेंड कर दिया मनी बिल को, तो उस केस में क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा अभी भी उस बिल के साथ आगे जा सकती है। उसका मन कर रहा है मानने को, एक्सेप्ट रिकमेंडेशन माने, नहीं मन करता मत माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। राज्यसभा में डिस्कशन जरूर होता है उसके रिगार्डिंग चीजों का, पर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, उनकी रिकमेंडेशन को मानना कंपल्सरी नहीं होता। और यही एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने फिर से हमसे पूछ लिया। यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेटमेंट 1 को आप पढ़ोगे, यहाँ पर कह रहा है राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है या रिजेक्ट करने की या अमेंड करने की। बिल्कुल, राज्यसभा वोट भी नहीं कर सकती। पर आप एक बात नोटिस करो, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसने वोटिंग की बात नहीं करी। यहाँ पर कह रहा है कि भाई वो डिस्कस भी नहीं कर सकते। अरे नहीं, डिस्कस तो कर ही सकते हैं ना, डिस्कस तो कर ही सकते हैं, उसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग इट? तो पॉइंट मतलब ये है कि राज्यसभा की पावर ऑलमोस्ट जीरो है। डिस्कशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ सुझाव है, सुझाव दे दो, मानना ना मानना ये लोकसभा की बात है। गेटिंग द पॉइंट? तो काफी इजी क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये हमने अंडरस्टैंड किया कि आखिर बजट बनता कैसे है। आई होप सारी की सारी जो टेक्निकल टर्म्स थी वो सारी टेक्निकल टर्म्स आपको समझ आई होंगी। जैसा मैं कहता भी हूँ ना कि इकोनॉमी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी टेक्निकल है। उन टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स का अगर हमने मीनिंग समझ लिया तो हमारे लिए इकोनॉमी को समझना, बजट को समझना और अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ जहां पर हम इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा करेंगे। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।